परिमापक बर्तनों का प्रयोग अनाज को मापने के लिए किया जाता था। विनिमय व्यवस्था के अंतर्गत अनाज का आदान प्रदान करने के लिए इन बर्तनों का दैनिक रूप से व्यापक इस्तेमाल किया जाता था। आवश्यकता के अनुसार इन बर्तनों का आकार प्रकार अलग अलग होता था। ये बर्तन लोहे, पीतल, कांसे, लकड़ी तथा पत्थर आदि के होते थे। पत्थर के बने परिमापक बर्तन जनजातीय क्षेत्रों में भी प्रयुक्त होते थे और उन्हें मणि कहा जाता था। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में इनका आज भी प्रचलन होता है। रत्ती यानी रतिका के बीज को बहुमूल्य वस्तुओं को तोलने के लिए सर्वश्रेष्ठ मापक माना जाता था। विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धता के आधार पर रत्तियों को सर्वमान्य मापक के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। वजन के लिए रत्ती के प्रचलन से एक समान मापकों की समस्या हल हो गई थी, क्योंकि वजन और आकार में ये लगभग एक समान थे। बीते समय में सोने को रत्तियों से ही मापा जाता था और 12 रत्ती बराबर एक तोला था। विनिमय व्यवस्था के बाद एवं सिक्कों के प्रारंभ होने से पूर्व संभवतः कौड़ियों का भी मुद्रा के रूप में प्रचलन रहा। यह प्रचलन भारत के विशेषकर जनजातीय क्षेत्र में तो था ही, साथ ही विश्व के विभिन्न भागों में भी दीर्घ काल तक इनका प्रचलन रहा। हालांकि विनिमय व्यवस्था का स्थान सिक्कों ने ले लिया था, किंतु कौड़ियों के स्थायित्व ने उसे एक अतिरिक्त एवं सरल विनिमय माध्यम बना दिया था। उपनिवेश काल में भू लगान कौड़ियों के माध्यम से भी दिया जाता था। हिंदू धर्म ग्रंथों से ज्ञात होता है कि कर्मकांडी पंडितों को दक्षिणा के रूप में कौड़ियां ही दी जाती थीं। सोने, चांदी, तांबे आदि सिक्कों का प्रयोग प्रायः राजा, व्यापारी एवं धनवान लोगों के द्वारा बड़े बड़े विनिमय कार्यों के लिए किया जाता था, जबकि कम वेतन भोगी लोग बाजार से वस्तुएं खरीदने के लिए कौड़ियों का ही प्रयोग करते थे। नाव आदि की सवारी का किराया भी कौड़ियों में ही दिया जाता था। कामकाज करने वाली कुछ औरतें आज भी अपने पर्स में एक कौड़ी जरूर रखती हैं, जो संभवतः पुरानी परंपरा के चलन का ही द्योतक है। इस प्रतिकृति में सप्त रत्नों सहित एक छत्र चक्रवर्ती राजा को दर्शाया गया है। ये 7 रत्न हैं: चक्र, पवित्र चक्र, हस्ती रत्न, हाथी का आभूषण, अश्वरत्न, घोड़े का आभूषण, चिंतामणि, कल्परत्न, स्त्री रत्न, गृहपति, वित्त मंत्री और परिनायक, सेना प्रमुख। पार्श्व में दर्शाए गए सिक्कों के अलावा इन सप्त रत्नों को चक्रवर्ती राजा के आभूषण भी माना जाता है। वैदिक काल में गाय को विनिमय का एक माध्यम माना जाता था। इसकी पुष्टि ऋग्वेद के उस उदाहरण से भी होती है जिसमें एक ऋषि द्वारा 100 या 1000 या 10,000 गायों के बदले इंद्र की एक मूर्ति को बेचने से मना कर दिया गया था। वैदिक युग में अदल बदल पशुपालन और खेती में गाय को साधन माना गया। ऋग्वेद में तथा ब्राह्मण ग्रंथों में गाय के द्वारा ही वस्तुओं की बिक्री का वर्णन मिलता है, परंतु अन्न भी कभी कभी अदल बदल में दिया जाता था। ईसा पूर्व 1000वें वर्ष में ही गाय व्यापार तथा विनिमय का साधन समझी जाती थी। सिक्कों के प्रचलन से पूर्व स्वर्ण, चूर्ण तथा हिरण्य पिंड काम में लाया जाता था। भारत में सिक्कों के प्रचार के लिए राजा तथा व्यापारी मंडल दोनों को ही दिलचस्पी थी। व्यापारीगण व्यवसाय तथा क्रय विक्रय के लिए सिक्कों को आवश्यक समझने लगे। भारतीय सिक्के की उत्पत्ति का प्रारंभिक इतिहास ठीक तरह से ज्ञात नहीं है। किस व्यक्ति अथवा किस संस्था ने इसको जन्म दिया, यह ठीक प्रकार से नहीं कहा जा सकता। विद्वानों का अनुमान है कि व्यापारी संघ ने वाणिज्य की सुविधा तथा लेन देन में सरलता के लिए सिक्के सर्वप्रथम तैयार कराए। शासक वर्ग में इस ओर से उदासीनता थी। उसने सिक्के तैयार करने की किसी प्रकार की आज्ञा न प्रकाशित की और जनता द्वारा यह कार्य अधिक समय तक चलता रहा। शासकीय कार्यों में इसकी गणना मौर्य काल से पूर्व नहीं होती थी। सबसे प्राचीन सिक्के, जिन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहते हैं, विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा तैयार किए जाते रहे। संभवतः राजा की आज्ञा से श्रेणियां और सुनार लोग सिक्के तैयार करते थे। पंचमार्क सिक्कों के अध्ययन में विद्वानों का यह निर्णय है कि ये सिक्के जनता की किसी संस्था द्वारा अथवा विशेष व्यक्ति द्वारा तैयार किए जाते थे। पंचमार्क सिक्कों पर ऊपरी चिन्हों का यह अर्थ समझा जाता है कि वे उस संस्था के चिन्ह थे जिन्होंने उसे तैयार किया था। जब वे सिक्के समाज में प्रचलित किए गए, उस समय उनकी धातु शुद्धता की जांच होती थी। जांच करने के बाद उस सिक्के पर चिन्ह लगा दिया जाता था कि देखकर सभी उसे शुद्ध समझें। फिर वही सिक्का तीसरी संस्था के पास जाता तो वह भी जांच करके चिन्ह लगा देती कि यह शुद्ध धातु है या नहीं।
इस प्रकार सिक्कों के दूसरी ओर भी चिन्ह आज भी दिखाई पड़ते हैं। विद्वानों का मानना है कि चिन्हों को देखकर कोई ऐतिहासिक सत्य का पता नहीं लग सकता और न निश्चित रूप से कोई मत स्थिर किया जा सकता है। संभवतः मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष नामक कर्मचारी को मुद्रा विभाग का प्रधान बनाया गया। उसकी देखरेख में सवर्णित टकसाल का अध्यक्ष बनाया गया और सिक्के तैयार होने लगे। इसका तात्पर्य यह है कि मौर्य काल से मुद्रा नीति शासक के हाथ में आ गई थी। सिक्के तैयार करना राजा का कार्य माना जाने लगा। इतना होते हुए भी मौर्य सम्राट ने जनता को धातु ले जाकर राजकीय टकसाल में रुपया ढलवाने की आज्ञा दी थी। कौटिल्य ने ऐसा ही वर्णन किया है कि कोई व्यक्ति चांदी सोना देकर टकसाल से सिक्का बनवा सकता था, लेकिन इस प्रकार के सिक्के कानूनी मुद्रा नहीं समझे जाते थे। इन्हें व्यावहारिकी कहा जाता था और जनता में प्रचलन की आज्ञा थी। जो घर में सिक्के तैयार किए जाते उन्हें कोष प्रवेश्य पुकारा जाता था। टॉमस महोदय ने लिखा है कि प्राचीन समय में बैंक के अधिकारी सिक्के तैयार करने की आज्ञा शासक से प्राप्त करते और राजा को विश्वास दिलाते थे कि उनके सिक्के ठीक तौल तथा शुद्ध धातु के तैयार किए जाएंगे। इस विश्वास के साथ बैंकों को सिक्का तैयार करने की आज्ञा दी जाती थी। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि मौर्य काल में राजा के सिवाय सार्वजनिक संस्था भी सिक्के तैयार करती रही। प्रायः नंद राजाओं के समय ईसा पूर्व 500 से ही मुद्रा नीति पर राजा का हस्तक्षेप आरंभ हो गया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सलाह पर इस कार्य के लिए राजकीय विभाग और राजकीय सिक्के को ही कानूनी सिक्का बतलाया। इसका प्रभाव यह पड़ा कि लेन देन में राजकीय कर या शुल्क अदा करने के लिए सरकारी सिक्के का व्यवहार होने लगा और अनिवार्य भी